एवरीवन, वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एंजाइम पार्ट नंबर 4 फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस 2023। तो अभी हमने स्टार्ट किया हुआ है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक सीरीज फॉर अपकमिंग CSIR नेट लाइफ साइंस दिसंबर 2023, और उसमें भी हमने स्टार्ट की हुई है यूनिट नंबर 1 यानी बायोकेमिस्ट्री, और बायोकेमिस्ट्री के अंदर भी हमने स्टार्ट किया हुआ है टॉपिक एंजाइम। तो एंजाइम की 3 वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आज 4th वीडियो है। आपको पहले मैं बता देती हूँ कि कितना हमने कर लिया है और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये है एंजाइम टॉपिक का ओवरव्यू, जिसमें कि हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है, क्लासिफिकेशन हमने कर लिया है, एंजाइम काइनेटिक्स हमने देख लिया है, काइनेटिक पैरामीटर यानी Km है, Vmax है, ये सब हमने पढ़ लिया है। एंजाइम इक्वेशन एंड प्लॉट, इससे अलग जो एल्बी प्लॉट है और हेंस-वुल्फ प्लॉट है, एडी हॉफ प्लॉट है, वो सब हमने इस टॉपिक के अंदर कर लिया है। और आज हम पढ़ने वाले हैं एंजाइम इनहिबिशन, तो जिसमें कि कॉम्पिटिटिव है, नॉन कॉम्पिटिटिव है, मिक्स्ड कॉम्पिटिटिव है, अनकॉम्पिटिटिव है, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक है एंजाइम इनहिबिशन। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इनहिबिशन होता क्या है। हम सभी ने पढ़ा है कि एंजाइम बाइंड करता है सबस्ट्रेट के साथ में, तो बनता है ES कॉम्प्लेक्स, और जब ये ES कॉम्प्लेक्स ब्रेक डाउन होता है तो बनता है प्रोडक्ट। ये है एंजाइम का काम। एंजाइम का काम है सबस्ट्रेट को लेना और प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देना। यदि इस प्रोसेस को होल्ड कर दिया जाए, रोक दिया जाए, तो जो भी इसको रोकता है उसे इनहिबिटर बोलते हैं, और इस प्रोसेस को इनहिबिशन बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखा भी है, इनहिबिटर्स दैट डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट कैरी आउट द इनहिबिशन। मतलब कि ऐसा कंपाउंड जो कि प्रोडक्ट को नहीं बनने देता है उसको इनहिबिटर बोलते हैं, और जिस प्रोसेस से वो ये काम करता है उसे इनहिबिशन बोलते हैं। द इनहिबिटर्स कैन इम्पैक्ट बोथ द सबस्ट्रेट एंड द एंजाइम्स। ऐसा नहीं है कि केवल जो इनहिबिटर है वो प्रोडक्ट पर ही वर्क करेगा, मतलब उसको नहीं बनने देगा। वो जो इनहिबिटर होता है सबस्ट्रेट पर भी इफेक्ट डालता है, एज वेल एज एंजाइम पर भी इफेक्ट डालता है, जिस वजह से प्रोडक्ट नहीं बन पाता है। द स्टॉपेज ऑफ एंजाइम एक्टिविटीज रेफर टू एज एंजाइम इनहिबिशन। ठीक है, एंजाइम इनहिबिशन होता है एंजाइम की जो एक्टिविटी है उसको स्टॉप कर देना। एंजाइम की एक्टिविटी है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देना। तो ऐसी प्रोसेस जो एंजाइम को ये काम करने नहीं देती है उसे बोलते हैं एंजाइम इनहिबिशन, और जो ये काम करता है, मतलब जो एंजाइम को काम करने नहीं देता है, उसको इनहिबिटर बोलते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि एंजाइम इनहिबिशन क्या होता है और इनहिबिटर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर जो एंजाइम इनहिबिशन है वो फर्दर 2 टाइप का होता है। डिपेंड करता है कि वो इनहिबिटर जो बाइंड कर रहा है वो कैसा है। तो वो जो एंजाइम इनहिबिशन है वो 2 टाइप का है, रिवर्सिबल इनहिबिशन और सेकंड होता है इरिवर्सिबल इनहिबिशन। जैसे कि नाम से ही इंडिकेशन है, रिवर्सिबल इनहिबिशन का मतलब है कि एक बार उस प्रोसेस को रोक दिया गया है, एंजाइम की एक्टिविटी को रोक दिया गया है, लेकिन फिर से हम एंजाइम को एक्टिव कर सकते हैं। इसे बोलते हैं रिवर्सिबल इनहिबिशन। यानी कि ये एंजाइम है, यहाँ पर सबस्ट्रेट है, बना है ES कॉम्प्लेक्स और फिर बना है E+P। तो कोई इनहिबिटर जिसको हम I मान लेते हैं, ये इनहिबिटर इस प्रोसेस को नहीं होने देता है। तो जब तक इनहिबिटर रहेगा जब तक ये प्रोडक्ट बनने नहीं देगा, लेकिन यदि हम इसको यहाँ से हटा देते हैं तो फिर उसके बाद प्रोडक्ट बन सकता है, यानी कि एंजाइम फिर से एक्टिव हो सकता है। अगर इस तरीके का इनहिबिशन है उसे बोलते हैं रिवर्सिबल इनहिबिशन, और इस इनहिबिटर को बोलते हैं रिवर्सिबल इनहिबिटर। यहीं पर बात करें इरिवर्सिबल की, तो उसमें क्या होता है कि E+S मिलकर बनाता है ES और फिर बनता है E+P। तो यहाँ पर भी इनहिबिटर आता है और एंजाइम से बाइंड कर लेता है। बाइंड करने के बाद फिर ये प्रोसेस नहीं हो पाएगी, लेकिन एक बार जैसे ये बाइंड कर लेता है फिर एंजाइम को परमानेंटली इनएक्टिव कर देता है। ऐसा नहीं कि आप इसे यहाँ से हटाएंगे और ये फिर से एक्टिव हो जाएगा। तो इरिवर्सिबल इनहिबिशन में एंजाइम जो होता है परमानेंटली इनएक्टिव हो जाता है। एंजाइम परमानेंटली इनएक्टिव हो जाता है, मतलब नॉन फंक्शनल भी आप बोल सकते हैं कि वो फिर कभी काम नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, रिवर्सिबल इनहिबिशन में जो एंजाइम होता है वो टेम्परेरी इनहिबिट होता है, मतलब कुछ टाइम के लिए इनहिबिट होगा, उसके बाद फिर कुछ कंडीशन को अप्लाई करके हम उसको फिर से एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है रिवर्सिबल इनहिबिशन और इरिवर्सिबल इनहिबिशन के अंदर। तो ये हमने देख लिया है। अब इस लेक्चर के अंदर हम इन्हीं के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगी इरिवर्सिबल इनहिबिशन के बारे में। चलिए तो देखते हैं। इरिवर्सिबल इनहिबिशन में एंजाइम बाइंड करता है इरिवर्सिबल इनहिबिटर से, इरिवर्सिबल इनहिबिटर से। और कैसे बाइंड करता है? टाइटली बाइंड होता है।
ये एंजाइम इरिवर्सिबल इनहिबिटर से टाइटली बाइंड होता है और कोवेलेंट बॉन्ड से भी बाइंड हो सकता है या फिर नॉन कोवेलेंट बॉन्ड से भी बाइंड हो सकता है, लेकिन जिससे भी होता है काफ़ी टाइटली बाइंड होता है। जैसे देखिए E+I, मतलब यहाँ हम सबस्ट्रेट लिखते थे लेकिन अब लिखना है I, इससे बनता है EI कॉम्प्लेक्स। और फिर इससे आगे हम बनाते थे कि E+P बनता है, वो प्रोसेस अब नहीं हो पाएगी क्योंकि सबस्ट्रेट ने तो बाइंड नहीं किया है। और यहाँ पर जैसे ही ये EI से बाइंड हो जाता है तो अब ये कभी भी नहीं हटेगा और ये परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगा। एंजाइम जो है परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक से मतलब आप लिख सकते हैं कि नॉन फंक्शनल हो जाएगा। परमानेंटली ब्लॉक से मतलब है कि ये नॉन फंक्शनल हो जाएगा। जैसे ही एक बार ये इससे बाइंड कर लेता है फिर ये कभी भी फ्री फॉर्म में नहीं आएगा और एक्टिव नहीं हो पाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए, ग्लाइकोप्रोटीन पेप्टाइडेज का एक पेप्टाइडेज नाम का एक एंजाइम होता है, ग्लाइकोप्रोटीन पेप्टाइडेज। ग्लाइकोप्रोटीन पेप्टाइडेज नाम का एक एंजाइम होता है। जब ये बाइंड कर लेता है पेनिसिलिन से जब ये बाइंड कर लेता है तो ये एंजाइम परमानेंटली ब्लॉक हो जाता है। इसका काम ये है, ये जो एंजाइम हमने देखा है, इसका काम होता है कि जब बैक्टीरिया की सेल वॉल फॉर्म हो रही होती है, बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की, तो पेप्टाइडोग्लाइकन में क्रॉस लिंकिंग होती है। तो उस क्रॉस लिंकिंग को कौन करवाता है? ये एंजाइम करवाता है। तो देखिए, ग्लाइकोप्रोटीन पेप्टाइडेज बैक्टीरिया की सेल वॉल की जब सिंथेसिस होती है तो उस दौरान जो पेप्टाइडोग्लाइकन है जिससे मिलकर वो सेल वॉल बनी है उसमें क्रॉस लिंकिंग होती है। तो क्रॉस लिंकिंग इन पेप्टाइडोग्लाइकन वहां पर ये एंजाइम जो है वर्क करता है। लेकिन अगर आप पेनिसिलिन को वहां ऐड कर देते हैं तो ये जो पेनिसिलिन है ये इस एंजाइम से बाइंड कर लेती है, उसको परमानेंटली ब्लॉक कर देती है, जिस वजह से जो बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल की सिंथेसिस नहीं हो पाती है। तो ये एग्जाम्पल है इरिवर्सिबल इनहिबिशन का, जिसमें कि एक इरिवर्सिबल इनहिबिटर ने एंजाइम से बाइंड किया और उसको परमानेंटली नॉन फंक्शन कर दिया है। तो इरिवर्सिबल इनहिबिशन हमने देख लिया है। अब हम बात करने वाले हैं रिवर्सिबल इनहिबिशन की। तो यहाँ पर आपको केवल इतना ही पढ़ना है, हालांकि जो रिवर्सिबल इनहिबिशन है उसको थोड़ा डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि एंजाइम जब बाइंड करता है एक ऐसे इनहिबिटर से जो कि हट सकता है और एंजाइम को फिर से एक्टिव कर सकता है, उसको बोलते हैं रिवर्सिबल इनहिबिटर। और यहाँ पर बन जाता है EI कॉम्प्लेक्स। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बना है ये फॉर शॉर्ट टाइम कुछ समय के लिए होता है, उसके बाद ये फिर हटकर फिर से E+I में कन्वर्ट हो सकता है अगर हम कुछ कंडीशंस अप्लाई करते हैं। तो ये है रिवर्सिबल इनहिबिशन। यहीं पर हम पढ़ने वाले हैं 3 टाइप्स। रिवर्सिबल इनहिबिशन में ही 3 टाइप होते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, सेकंड हम पढ़ेंगे अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, और थर्ड टाइप जो हम रिवर्सिबल के अंदर पढ़ने वाले हैं दैट इज नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। और ये जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है ये फर्दर 2 टाइप का होता है, प्योर एंड मिक्स्ड। इनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि प्योर में क्या होता है और मिक्स्ड में क्या होता है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, जिसमें कि प्योर आएगा और मिक्स्ड आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन से। ये क्या होता है और क्या इसका मैकेनिज्म है। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को या फिर कोई भी इनहिबिशन जो हम पढ़ने वाले हैं उसको समझाने के लिए आपको 2 इक्वेशन याद करनी है। माइकलिस मेंटन वाली इक्वेशन जो कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको करवाई है, और LB की जो इक्वेशन है उसको आपको पढ़ना है। साथ साथ यहाँ पर जो माइकलिस मेंटन ने ग्राफ दिया था उसको भी हम ड्रॉ करेंगे हर एक के लिए, और साथ साथ जो LB का प्लॉट था उसको भी हम ड्रॉ करने वाले हैं इन 4 सभी के लिए जो इनहिबिशन है यहाँ पर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन से। देखिए, जैसे कि नाम से इंडिकेशन है, यहाँ पर कॉम्पिटिशन होता है। अब कॉम्पिटिशन किसके बीच में होगा? एंजाइम तो ये एक है, एक मतलब सेम एंजाइम है, इनहिबिटर के लिए भी और सबस्ट्रेट के लिए भी, मतलब सबस्ट्रेट को भी इससे बाइंड करना है और इसको भी इससे बाइंड करना है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन होता है कि कौन एंजाइम से बाइंड करेगा। अगर सबस्ट्रेट बाइंड कर लेगा तो वहां प्रोडक्ट बनेगा, अगर इनहिबिटर बाइंड कर लेगा तो वहां पर इनहिबिशन हो जाएगा, यानी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अभी हम बात कर रहे हैं इनहिबिशन की, तो हम देखकर चलेंगे कि E ने मतलब जो एंजाइम है उसने बाइंड किया है
इनहिबिटर के साथ में। तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनहिबिटर और सबस्ट्रेट के बीच में कॉम्पिटिशन लगा है। अब कंपटीशन क्यों लगता है? क्योंकि उनमें कुछ सिमिलैरिटी है। अब जैसे देखो, आप नेट की तैयारी कर रहे हो और कोई आपका दोस्त यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो आप दोनों के बीच में कोई कंपटीशन नहीं है। आपका अलग एग्जाम है, उनका अलग एग्जाम है, लेकिन आपका एक ऐसा दोस्त जो नेट की तैयारी कर रहा है और आप भी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप दोनों के बीच में कंपटीशन है, क्योंकि आप दोनों ही सेम पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी एंजाइम को मान के चलो एग्जाम है, और यहाँ इनहिबिटर और सबस्ट्रेट, ये दो कैंडिडेट है जो इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो इन दोनों को एक से ही बाइंड करना है, इसलिए कंपटीशन है। और इन दोनों के बीच में कुछ सिमिलैरिटीज भी होती हैं, तभी ये कंपटीशन कर पाते हैं। जैसे देखो, ये कोई एंजाइम है और इसके पास जो साइट जिससे कि सबस्ट्रेट हो या फिर इनहिबिटर हो बाइंड करते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्टिव साइट। तो मानिए ये कोई एंजाइम है और ये है इसकी एक्टिव साइट। तो यहाँ पर सबस्ट्रेट भी कुछ ऐसा ही होता है, ये सबस्ट्रेट है क्योंकि यहाँ पर एक्टिव साइट में ये फिट हो सकता है। अब मान के चलो जो इनहिबिटर है वो अगर ऐसा है, तो क्या वो बाइंड कर लेगा इधर? नहीं बाइंड कर पाएगा। या फिर देखो, इससे और थोड़ा अलग बनाएं, तो अगर ऐसा इनहिबिटर है तो वो यहाँ नहीं बाइंड कर पाएगा, तो कभी भी कंपटीशन नहीं होगा। इन दोनों के बीच में कोई सिमिलैरिटी होनी चाहिए, और वो सिमिलैरिटी क्या है? वो सिमिलैरिटी ये है कि जो इनहिबिटर है वो भी कुछ हद तक सबस्ट्रेट जैसा ही है। तो देखो यहाँ पर ये बाइंड कर सकता है लाइक दिस। तो देखो, ये एंजाइम है हमारे पास और यहाँ सबस्ट्रेट ने बाइंड कर लिया है, तो ये रिएक्शन होगी, तो ये E और S कॉम्प्लेक्स बनेगा। लेकिन ये इनहिबिटर भी तो बाइंड कर सकता है। देखिए कैसे, हमने ऐसे बनाया है कुछ यहाँ, तो ये अपने स्ट्रक्चर को थोड़ा सा रोटेट करेगा और ऐसे बाइंड हो जाएगा इनहिबिटर, तो ये बनेगा EI कॉम्प्लेक्स। तो जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है वो होता है सेम एक्टिव साइट के लिए, मतलब सेम एंजाइम से बाइंड करने के लिए और एक ही साइट पर बाइंड करने के लिए, और उन दोनों के बीच में कुछ सिमिलैरिटी भी होती है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये एंजाइम है, यहाँ पर ये सबस्ट्रेट है और ये इनहिबिटर है। तो इन दोनों में जो साइट है जिससे कि वो एंजाइम से बाइंड करने वाले हैं वो समहाउ सिमिलर होती है, जिस वजह से वो कॉम्पिटिशन कर पाते हैं। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होगा। कुछ पॉइंट्स मैं आपको पहले बता देती हूँ। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में जो स्ट्रक्चर होती है इनहिबिटर की, वो क्लोजली रिजेंबल होती है टू द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट के कुछ हद तक वो सिमिलर होती है, इसीलिए वो एक्टिव साइट पर बाइंड कर सकते हैं। बोथ फाइट टू बाइंड टू द एंजाइम एक्टिव साइट। दोनों ही इनहिबिटर भी और सबस्ट्रेट भी एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं ताकि वो एंजाइम की एक्टिव साइट पर बाइंड कर सके, यहाँ बाइंड कर सके। ठीक है, EI कॉम्प्लेक्स इज इक्विवेलेंट टू द ES कॉम्प्लेक्स। एग्जैक्टली, अगर EI कॉम्प्लेक्स बनता है तो बिल्कुल सिमिलर है ES कॉम्प्लेक्स के। डिफरेंस बस क्या है कि वहां पर एंजाइम तो सेम है, साइट पर भी सेम बाइंडिंग हुई है, बस वहां सबस्ट्रेट है, यहाँ इनहिबिटर है। इसके बाद इनहिबिटर इफेक्ट कैन बी रिवर्स्ड बाय द इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। चलिए इसको मैं अभी समझाती हूँ, पहले ये पॉइंट बता देती हूँ। एंजाइम रिएक्शन की बात करें तो नॉर्मल रिएक्शन कैसी होती है? E+S, जब ये बाइंड करते हैं तो बनता है ES कॉम्प्लेक्स और फिर बनता है E+P कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट बनता है। तो नॉर्मल जो एंजाइम की रिएक्शन है उसमें एक एंजाइम होता है, सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट एंजाइम का कॉम्प्लेक्स बनता है और फिर यहाँ प्रोडक्ट बन जाता है, एंजाइम बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर यहाँ हुआ है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, तो उसमें एंजाइम आएगा और सबस्ट्रेट की जगह पर इनहिबिटर बाइंड कर लेगा, जिससे बनेगा EI कॉम्प्लेक्स, जिससे बनता है EI कॉम्प्लेक्स, ना कि सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स। और फिर यहाँ प्रोडक्ट तो आगे नहीं बनेगा। तो ये जो रेट हम पढ़ते हैं तो उसको हम K1 पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पर इनहिबिटर ने बाइंड किया है तो उसको KI रेट से हम दिखाएंगे कि KI रेट से इनहिबिटर ने बाइंड किया है एंजाइम से। जैसे देखो आप, यहाँ ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, ये इनहिबिटर है। हालांकि जो स्ट्रक्चर है वो समहाउ डिफरेंट है, बट वो पार्ट जो कि एक्टिव साइट से बाइंड करता है वो दोनों का बिल्कुल सिमिलर है। इसीलिए इनहिबिटर भी यहाँ बाइंड करने के लिए कैपेबल होता है और वो बाइंड कर भी लेता है। और जैसे ही वहाँ एंजाइम इनहिबिटर का कॉम्प्लेक्स बनता है तो फिर वो डायरेक्टली ब्लॉक कर देते हैं एक्टिव साइट को और फिर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होती है। तो अगर एंजाइम रिएक्शन को देखते हैं फॉर कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन तो ऐसी रिएक्शन आपको दिखाई देगी, ठीक है, जिसमें कि एंजाइम बाइंड कर लेता है I से। अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट जो लास्ट स्लाइड में रह गया था हमारा, जिसमें हमें देखना था कि इनहिबिटर का जो इफेक्ट है उसको रिवर्स किया जा सकता है। कैसे रिवर्स किया जा सकता है? जैसे देखिए यहाँ पर ये एंजाइम है,
ये सबस्ट्रेट है और ये इनहिबिटर है। अब यहाँ बाइंडिंग किसकी होगी, दोनों का कंपटीशन है बाइंड करने के लिए। अब दोनों में से कौन बाइंड करेगा ये डिपेंड करेगा किसका अमाउंट ज़्यादा है। जैसे आप हैं, आपका दोस्त, दोनों तैयारी कर रहे हैं नेट की। अब ये नेट किसका क्लियर होगा ये डिपेंड करता है कि किसकी तैयारी अच्छी है, किसको चीज़ें अच्छे से आती हैं, किसका रिविजन अच्छे से हुआ है, प्रैक्टिस अच्छे से हुई है, उसके चांस ज़्यादा हैं कि वो इस पेपर को क्रैक कर लेगा। सेम ऐसे ही यहाँ पर होता है, दोनों लड़ रहे हैं यहाँ पर बाइंड करने के लिए। दोनों में से कौन बाइंड करेगा, जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, जिसका अमाउंट ज्यादा होगा। अब मानो यहाँ पर सबस्ट्रेट ज्यादा है तो सबस्ट्रेट आकर यहाँ बाइंड कर लेगा। अगर सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन कम है तो यहाँ पर इनहिबिटर आकर बाइंड करेगा। तो अगर हम ये चाहते हैं कि यहाँ इनहिबिटर बाइंड ना करे, ठीक है, इनहिबिशन यहाँ ना हो, तो हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाकर इस इफेक्ट को, इस इनहिबिशन को रिवर्स कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा भी है कि इनहिबिटर का जो इफेक्ट है, यानी कि जो इनहिबिशन है, कैन बी रिवर्स बाय द इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अगर आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं तो यहाँ पर ये जो इनहिबिशन है उसको रिवर्स किया जा सकता है। मतलब इनहिबिटर ना बाइंड करके वहाँ फिर से सबस्ट्रेट ही बाइंड करेगा, जिससे कि फिर हमें E+P यानी प्रोडक्ट भी फॉर्म होता दिखाई देगा। ठीक है, तो ये बातें हमने पढ़ ली हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के केस में। अब मैं आपको बताने वाली हूँ एपेरेंट Km और Vmax क्या होता है। इनहिबिशन के लिए जो काइनेटिक पैरामीटर हमने पढ़े थे Km एंड Vmax, आई होप आपको इनके बारे में पता होगा। नहीं भी पता है तो आप जो लास्ट वीडियोज हैं एंजाइम के रिगार्ड में उनको आप देख सकते हैं। तो एपेरेंट Km की बात क्या है कि जो पहले Km था, मतलब कोई एंजाइम किसी सबस्ट्रेट से बाइंड कर रहा था, उस दौरान जो Km था और Vmax था वो तो नॉर्मल Km और Vmax है। लेकिन जैसे ही ये एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड ना करके इनहिबिटर से बाइंड करता है, उस दौरान जो Km में और Vmax में चेंज आता है उसको बोलते हैं एपेरेंट Km और Vmax। ठीक है, तो नॉर्मल जो Km है, नॉर्मल Km है एंड Vmax है, उनमें कोई भी चेंज हो, आइदर वो इंक्रीज हो आइदर डिक्रीज हो, हर किसी इनहिबिशन के लिए वो चेंज रहते हैं, मतलब सेम नहीं रहेंगे। किसी में कोई सेम है तो दूसरा चेंज है, तो वहां पर जो भी चेंजमेंट हुआ है उसको बोलते हैं एपेरेंट Km और या फिर एपेरेंट Vmax। एपेरेंट Km या फिर एपेरेंट Vmax बोलते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि अगर सबस्ट्रेट से बाइंड करता है उस दौरान जो Km Vmax है वो नॉर्मल है, लेकिन इनहिबिशन के दौरान उस Km में जो चेंज हुआ है उनको एपेरेंट Km या फिर एपेरेंट Vmax बोलते हैं। यहाँ पर हम इनके बारे में भी स्टडी करने वाले हैं कि कौन से इनहिबिशन में Km इंक्रीज हुआ है, किस में डिक्रीज हुआ है, किस में Vmax इंक्रीज हुआ है और किस में Vmax डिक्रीज हुआ है। ओके, इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इनहिबिटरी कोफिशिएंट क्या होता है, जिसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो अल्फा होता है इसको बोलते हैं इनहिबिटरी कोफिशिएंट। ये हमें बताता है कि कितना इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब कितने इनहिबिटर डालने से कितनी चीजें चेंज हुई हैं। इसके लिए फॉर्मूला होता है, इनहिबिटर जो अल्फा है उसका फॉर्मूला आता है 1+I0/Ki। अब इनमें ये जो टर्म्स दी हैं इनका मतलब क्या है, देखिए अल्फा तो मैंने बता दिया है, इनहिबिटरी कोफिशिएंट है जो मेजर करता है कि कितना इनहिबिशन हुआ है। I0 क्या बताता है आपको, I0 बताता है कंसंट्रेशन ऑफ इनहिबिटर, यानी हमने कितना इनहिबिटर वहां डाला है रिएक्शन के अंदर। और Ki क्या बताता है, ये रेट कांस्टेंट है, ये रेट कांस्टेंट है फॉर इनहिबिटर बाइंडिंग। जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि जब एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड करता है, प्रोडक्ट बनता है, उसके लिए अलग अलग रेट कांस्टेंट होते हैं। तो इनहिबिटर ने किस तरीके से बाइंड किया है उसको मेजर करने के लिए रेट कांस्टेंट है जिसको हम Ki बोलते हैं। और ये कंप्लीट क्या है, ये अल्फा है जो कि मेजर करता है। इसकी वैल्यू होती है 1+I0/Ki। आपको ये अच्छे से लर्न करना है। तो जो भी चेंज हुआ है वहां हम अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे या तो डिवाइड करेंगे, ऐसे ही हम सारा रिएक्शन देखते हैं। तो यहाँ कुछ बातें मैं आपको बता देती हूँ। अगर हमारा जो एपेरेंट Km है, अगर जो एपेरेंट Km है और Vmax है, एपेरेंट Km और Vmax या फिर ऐसे बोल सकते हैं काइनेटिक पैरामीटर जो हैं, अगर वो ड्यूरिंग द इनहिबिशन इंक्रीज हुए हैं, मतलब Km की वैल्यू पहले कम थी, जैसे ही इनहिबिटर बाइंड किया तो ज़्यादा हो गई है एंजाइम के केस में, तो उसको बोलेंगे कि इंक्रीज हुए हैं दोनों फैक्टर। और समहाउ डिक्रीज भी हो सकते हैं, डिक्रीज भी हो सकते हैं। तो करना क्या है कि अगर इंक्रीज हुआ है तो आप मल्टीप्लाई करोगे अल्फा से, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा से, अल्फा से मल्टीप्लाई करना है। और अगर डिक्रीज हुआ है कोई भी फैक्टर तो उसे आप डिवाइड करेंगे अल्फा से।
डिवाइड बाय अल्फा। ठीक है, तो मानिए ये Km है जो पहले नॉर्मल के लिए था, अब जो अपेरेंट Km हमें मिला है वो थोड़ा बढ़ के आया है, इंक्रीज हुआ है, तो आप यहाँ अल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर ऐसा हुआ है कि Km जो पहले था उससे डिक्रीज हुआ है तो आप उसे डिवाइड कर देंगे। तो अगर आपको कोई ऐसा फैक्टर दिखाई देता है तो तुरंत समझ जाना है कि यहाँ पर Km इंक्रीज हुआ होगा, और यहाँ अगर ऐसा दिखाई देता है तो यहाँ Km डिक्रीज हुआ होगा। ऐसे ही सेम Vmax के केस में होता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है, अल्फा की वैल्यू क्या है और जो अपेरेंट Km और Vmax हैं, अगर वो इंक्रीज हुए हैं तो मल्टीप्लाई करना है अल्फा से, अगर डिक्रीज हुए हैं तो डिवाइड करना है अल्फा से। आई होप आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। अब हम देखने वाले हैं मेन पार्ट जो होता है इनहिबिशन के लिए, माइकलिस मेंटन वाली इक्वेशन, उसका प्लॉट, और एलबी की इक्वेशन और एलबी की प्लॉट फॉर द इनहिबिशन। नॉर्मल के लिए हमने देख लिया है, लेकिन अगर इनहिबिशन होता है तो ये रिएक्शन, ये प्लॉट कैसे चेंज होते हैं वो सब हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे माइकलिस मेंटन की जो इक्वेशन है और जो प्लॉट है फॉर द इनहिबिशन। मैं सभी के लिए बता रही हूँ, फिर ये समझने के बाद मैं आपको कॉम्पिटिशन के लिए पर्टिकुलरली बता दूंगी। तो देखिए, माइकलिस मेंटन की जो इक्वेशन है, आपको याद है मैंने बताई थी क्या होती है। माइकलिस मेंटन की जो इक्वेशन है वो होती है V नॉट यानी इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू Vmax मल्टीप्लाई S यानी सबस्ट्रेट अपॉन Km और प्लस S। ये रिएक्शन हमने ये इक्वेशन हमने देखी है माइकलिस मेंटन के लिए। तो अगर यहाँ कोई चेंज होता है, मैंने माना कि Km जो है वो इंक्रीज हुआ है और Vmax जो है वो डिक्रीज हुआ है, तो कैसे करेंगे इस रिएक्शन को? इस रिएक्शन को फिर हम इस तरीके से चेंज कर देंगे कि Vmax डिक्रीज हुआ है, तो जब डिक्रीज होता है तो अल्फा को हम डिवाइड में लिखते हैं, तो यहाँ आप डिवाइड बाय अल्फा लिखेंगे मल्टीप्लाई S। और Km क्या हुआ है? Km इंक्रीज हुआ है, तो Km को केवल आप मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा से प्लस S। ठीक है, एक और एग्जांपल बता देती हूँ। मानो Vmax जो है ये कांस्टेंट रहा है, ये कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं आया है, जबकि जो Km है ये डिक्रीज हो गया है, ये डिक्रीज हो गया है। तो ये इक्वेशन कैसे चेंज हो जाएगी? V नॉट लिखेंगे, Vmax ऐसे ही लिखा जाएगा, इसे ना ही तो डिवाइड करेंगे ना ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये ना ही तो इंक्रीज हुआ है ना ही डिक्रीज हुआ है। इसके बाद सबस्ट्रेट लिखोगे, Km डिक्रीज हुआ है तो उसको अल्फा से डिवाइड करेंगे प्लस S। इस तरीके से इक्वेशन चेंज हो जाएगी माइकलिस मेंटन की। ग्राफ कैसे चेंज होगा? नॉर्मल ग्राफ की बात करें तो हमने ऐसे पढ़ा था, यहां पर होती है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन और यहां होती है वेलोसिटी। ग्राफ हाइपरबोलिक आया था ऐसे, जिसमें कि ये वाला पार्ट दिखाता है Vmax का हाफ, Vmax हाफ होता है, ये सब मैंने आपको समझा रखे हैं। ये Km है और जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है उसको हमने बोला था Vmax। ठीक है, तो प्लॉट को कैसे दिखाएंगे हम? अगर देखो Vmax इंक्रीज होता है तो आपका ये जो हाइपरबोलिक वाला ग्राफ है ये ऊपर की साइड मूव कर जाएगा। अगर Vmax डिक्रीज होता है तो ये जो ग्राफ है, ये वाली जो लाइन है, ये नीचे की साइड आएगी। तो ऊपर कब आएगी? जब Vmax इंक्रीज करेगा, और नीचे कब आएगी? जब Vmax डिक्रीज करेगा। Km के रिगार्ड में बात करें तो अगर Km की वैल्यू इंक्रीज हुई है तो ये इस साइड मूव करेगा। अगर Km इंक्रीज हुआ है तो ये इस साइड मूव करेगा, और अगर Km डिक्रीज हुआ है तो ये इस पॉइंट से, ये पॉइंट Km है, तो ये इससे इस साइड मूव करेगा अगर Km डिक्रीज हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल की हेल्प से मैं समझा देती हूँ। हमने माना कि किसी रिएक्शन में जो Km है वो हुआ है इंक्रीज और Vmax जो है ये हुआ है डिक्रीज। चलिए इसके लिए ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। हमने ऐसे दिखाना है, नॉर्मल जो ग्राफ है वो ऐसे है, यहाँ सबस्ट्रेट है, यहाँ वेलोसिटी है और ये Vmax है और ये Km है और ये Vmax हाफ है। हुआ क्या है? Vmax डिक्रीज हुआ है। जब Vmax डिक्रीज हुआ है तो ये हाइपरबोलिक ग्राफ जो है नीचे आ जाएगा। चलिए ठीक है, इसको नीचे कर देंगे। और Km क्या हुआ है? Km इंक्रीज हुआ है, तो मतलब यहाँ, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर जो Km की वैल्यू है वो यहाँ आ गई है, Vmax अपॉन हाफ यहाँ आ गया है और Vmax यहाँ हो गया है। तो देखो आप, Vmax यहाँ था, नीचे आया है तो Vmax डिक्रीज हुआ है। Km यहाँ था, इधर शिफ्ट किया है तो इंक्रीज हुआ है। अगर Km इंक्रीज होता है तो इधर शिफ्ट करेंगे, डिक्रीज होता है तो इधर शिफ्ट करेंगे। Vmax अगर इंक्रीज होता है तो ऊपर की साइड शिफ्ट करेंगे, अगर डिक्रीज होता है तो नीचे की साइड शिफ्ट करेंगे। हमने लिया था कि Km इंक्रीज हुआ है तो देखो हमने इधर ही शिफ्ट किया है,
इधर लेके गए हैं हम, और Vmax डिक्रीज हुआ है तो उसको हम नीचे लेकर आए हैं। इस तरीके से ग्राफ जो है चेंज हो जाएगा हर एक इनहिबिशन के लिए, हर एक टाइप ऑफ इनहिबिशन के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको माइकलिस मेंटन की जो इक्वेशन है इनहिबिशन के लिए कैसे लिखनी है वो मैंने समझा दिया है, प्लॉट कैसे बनाना है वो मैंने समझा दिया है। अब बात करते हैं LB प्लॉट एंड LB इक्वेशन की। अच्छा ठीक है, एक बार मैं आपको LB का भी समझा देती हूँ, फिर कंपटीशन के लिए कर लेंगे। तो जो LB इक्वेशन है, LB इक्वेशन होती है 1/V इज इक्वल टू Km/Vmax 1/S प्लस 1/Vmax। ये इक्वेशन हमने पढ़ी थी LB इक्वेशन के लिए। एग्जैक्टली सेम यहाँ पर भी ऐसा होगा कि अगर Km इंक्रीज होता है, यहाँ पर जो हमने फैक्टर लिए हैं वो अपॉन में है, वो कैसे हैं, अपॉन में दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि अगर Km इंक्रीज हुआ है तो 1/Km जो है ये डिक्रीज होता है। ऐसे ही अगर Vmax की बात करें तो Vmax अगर इंक्रीज हुआ है तो 1/Vmax डिक्रीज होगा। और अगर 1/Km डिक्रीज हुआ है तो आप डिवाइड करेंगे अल्फा से, अगर 1/Vmax भी डिक्रीज हुआ है तो अगेन इसको भी अल्फा से डिवाइड करेंगे। अगर इंक्रीज हुआ है तो मल्टीप्लाई करेंगे। एक बार इसको समझिएगा आप, फिर जब हम ड्रॉ करेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी फिलहाल देखिए कि क्या कब कैसे करना है। LB प्लॉट की अगर बात करें तो इक्वेशन के लिए हमने देख लिया। प्लॉट की अगर बात करें तो ऐसे हमने प्लॉट ड्रॉ किया था LB का। यहाँ पर 1/S होता है, यहाँ 1/V होता है। इस तरीके से चीजें मूव करती हैं ऐसे। एक बार मैं फिर से इसको थोड़ा और अच्छे से ड्रॉ करती हूँ। ये 1/S है, ये 1/V है, यहाँ पर ये x इंटरसेप्ट है, ये स्लोप है। तो ये y इंटरसेप्ट था जो कि 1/Vmax होता है, ये x इंटरसेप्ट है जो कि -1/Km था, ये स्लोप Km/Vmax है, और ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। इसमें करना क्या है कि अगर जो Vmax की वैल्यू है, अगर 1/Vmax इंक्रीज हुआ है तो आप इसको यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसे ऊपर लेकर जाएंगे, मतलब कि ये ऐसे मूव करेगा। अगर 1/Vmax इंक्रीज हुआ है, अगर 1/Vmax डिक्रीज हुआ है तो ये नीचे की साइड शिफ्ट होगा। मैं अलग कलर से कर देती हूँ। अगर इंक्रीज हुआ है तो ऊपर मूव करेगा, अगर डिक्रीज हुआ है तो नीचे आएगा। तो अगर 1/Vmax डिक्रीज हुआ है तो ये नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, ये पॉइंट Vmax वाला, और अगर इंक्रीज हुआ है तो ये ऊपर की साइड जाएगा। Vmax के लिए हमने देख लिया है। 1/Km की बात करें तो अगर ये वैल्यू इंक्रीज होती है तो इस साइड मूव करेगा, मतलब जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है हमारे पास। अगर इंक्रीज हुई है वैल्यू तो ये इस साइड मूव करेगा, अगर इंक्रीज हुई है, और अगर डिक्रीज हुई है तो इस साइड मूव करेगा। क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव में है तो जब ये पॉजिटिव की साइड जाएगी तो डिक्रीज होगा, और नेगेटिव की साइड जाएगी तो इंक्रीज होगा। मतलब जब इंक्रीज होगा तो इस साइड मूव करना है, डिक्रीज होगा तो उस साइड मूव करना है। आई होप आपको ये समझ आ गए हैं। दोनों ग्राफ बता भी दिया है मैंने कि अगर 1/Vmax इंक्रीज होता है तो ऊपर शिफ्ट करेंगे, डिक्रीज होता है तो नीचे शिफ्ट करेंगे। अगर यहाँ पर बात करें तो 1/Km अगर इंक्रीज होता है तो इस साइड शिफ्ट करेंगे, अगर डिक्रीज होता है तो उस साइड शिफ्ट करेंगे। ओके, चलिए अभी मैंने आपको ये बेसिक सी बातें बता दी हैं। अब हम देखने वाले हैं कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में जो Km होता है और जो Vmax होता है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो देखिए Km का जो रिलेशन है, ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को, Km का जो रिलेशन होता है एंजाइम की एफिनिटी के साथ में होता है, वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मैंने ये बात भी आपको बता रखी है। एफिनिटी का मतलब है कि कोई एंजाइम किसी सबस्ट्रेट से कितना टाइटली और कितना जल्दी बाइंड करता है उसे बोलते हैं उसकी एफिनिटी। तो अगर Km की वैल्यू ज़्यादा है तो ये इंडिकेशन देता है कि उस एंजाइम की जो एफिनिटी है सबस्ट्रेट के लिए वो कम है, और अगर Km की वैल्यू कम है तो एफिनिटी उस एंजाइम की सबस्ट्रेट के लिए ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा है कि जैसे ही एंजाइम जो होता है उससे सबस्ट्रेट भी बाइंड करना चाहता है और इनहिबिटर भी बाइंड करना चाहता है,
तो इस एंजाइम की जो एफिनिटी होती है सबस्ट्रेट के लिए वो घट जाती है, क्योंकि अभी तक तो केवल सबस्ट्रेट को बाइंड करना था, तो एंजाइम का फोकस केवल ये होता है कि सबस्ट्रेट से बाइंड कर ले। लेकिन जैसे वहाँ पर इनहिबिटर आ गया है तो इसकी एफिनिटी जो है बढ़ जाती है, इनहिबिटर के लिए भी और सबस्ट्रेट के लिए भी। तो समहाउ हम ये बोल सकते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में इस सबस्ट्रेट के लिए इस एंजाइम की जो एफिनिटी थी वो इनहिबिशन के केस में डिक्रीज हो गई है, एफिनिटी डिक्रीज हो गई है। और अगर एफिनिटी डिक्रीज हुई है तो मतलब Km इंक्रीज हुआ है। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में जो Km होता है वो इंक्रीज हो जाता है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में जो Km है वो इंक्रीज हो जाता है, और इंक्रीज होने से इंडिकेशन देता है कि एफिनिटी डिक्रीज हुई है उस एंजाइम की उस सबस्ट्रेट के लिए ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द इनहिबिटर। ओके, अब बात करते हैं Vmax की। ये तो हमने देख लिया कि Km तो क्या होता है, इंक्रीज होता है इन द केस ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। Vmax की अगर बात करिए तो देखिए Vmax तो वैसे डिक्रीज होना चाहिए। डिक्रीज क्यों? क्योंकि जो रिएक्शन होती है एंजाइम की और सबस्ट्रेट की, उसके बाद बनता है ES कॉम्प्लेक्स, उसके बाद बनता है E+P। तो कितना प्रोडक्ट बना है, कितना प्रोडक्ट बना है वो Vmax को डिफाइन करता है कि अगर बहुत सारा प्रोडक्ट बना है, सारे एंजाइम ने काम किया है, प्रोडक्ट बना है, तो Vmax मिल पाता है, वेलोसिटी हाई हो जाती है जब सारे एंजाइम बाइंड कर चुके होते हैं सबस्ट्रेट से और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही होती है। लेकिन यहाँ पर तो अगर इनहिबिटर बाइंड कर लेगा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी नहीं, तो Vmax डिक्रीज होना चाहिए। लेकिन आपको एक बात और याद रखनी है कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में हम Vmax को अचीव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि अगर मैं यहाँ सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा देती हूँ, मैंने बताया था ना कि इसका इनहिबिशन का जो रिवर्स है, उस इनहिबिशन का जो इफेक्ट है उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। कैसे? सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन है उसको इंक्रीज करके। तो यहाँ पर भी Vmax को हम अचीव कर सकते हैं सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाकर। तो इसलिए बोला जाता है कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में जो Vmax होता है वो कांस्टेंट होता है। क्योंकि हमने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाई, हम Vmax को फिर से अचीव कर सकते हैं। तो ये तो हमने देखा ही नहीं कि सबस्ट्रेट हमने कितना बढ़ाया है, हमने बस ये चेक किया है कि Vmax क्या अभी भी अचीव हो पा रहा है या नहीं। तो हो पाता है, इसलिए Vmax यहाँ कांस्टेंट रहेगा और Km क्या होगा, इंक्रीज होगा। आई होप ये बातें समझ आ गई हैं कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या हुआ है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में आप इसको इन पॉइंट्स के साथ में ही ऐड कर सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में जो Km की वैल्यू है वो इंक्रीज हुई है, जो इंडिकेशन देता है कि एफिनिटी डिक्रीज हुई है। साथ साथ जो Vmax है, जो Vmax है ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, चलिए तो अब हमने ये बातें पढ़ ली हैं। अब हम इनको अप्लाई करते हैं माइकलिस मेंटन इक्वेशन में और LB प्लॉट में। चलिए तो देखते हैं। यहां हम बात करने वाले हैं माइकलिस मेंटन इक्वेशन एंड प्लॉट फॉर द कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। बातें याद रखनी है कि Km इंक्रीज हुआ है एंड Vmax कांस्टेंट है। Vmax बिल्कुल कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं आया है। तो माइकलिस मेंटन की जो इक्वेशन है वो है V इज इक्वल टू Vmax सबस्ट्रेट अपॉन Km प्लस S, Km प्लस S, यस। ठीक है, तो देखिए V लिखा हमने, Vmax में कोई चेंज नहीं आया है, तो हम अल्फा से ना ही मल्टीप्लाई करेंगे ना ही डिवाइड करेंगे, तो ये एज इट इज Vmax ही रहेगा, यहाँ पर सबस्ट्रेट ही रहेगा। और नीचे अगर बात करें तो Km क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ हम इस Km को मल्टीप्लाई कर देंगे अल्फा से। ठीक है, और इसके बाद फिर यहाँ आएगा प्लस S। तो अगर आपको कोई ऐसी रिएक्शन दिखाई देती, कोई ऐसी इक्वेशन दिखाई देती है और पूछ लिया जाए कि ये क्या है, तो ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के लिए माइकलिस मेंटन की इक्वेशन है। माइकलिस मेंटन की जो नॉर्मल इक्वेशन है, अगर वहां चेंज हुआ है इनहिबिशन के कारण तो ये चेंज आएगा अगर कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है तो। ठीक है, तो इक्वेशन हमने देख ली है। अब बात करते हैं प्लॉट की। तो यहां अगर नॉर्मल प्लॉट की बात करें तो कुछ ऐसे होगा। ये नॉर्मल प्लॉट है जिसमें कि ये Vmax को डिफाइन कर रहा है, ये Vmax है, और यहाँ ये Vmax अपॉन 2 है, यहाँ ये Km है, ये सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है। और ये जो ग्राफ आया है ये विदाउट इनहिबिटर आया है, विदाउट इनहिबिटर आया है। ठीक है, अभी देख लेते हैं कि जब कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होगा तो क्या इफेक्ट आएगा। Vmax को हमें सेम रखना है क्योंकि Vmax कांस्टेंट है, Km को इंक्रीज करना है, और जब Km इंक्रीज होता है तो ये जो पॉइंट है इधर शिफ्ट हो जाता है। तो हमें क्या करना है, Km को इधर शिफ्ट करना है, बाकी चीजें सेम रहेंगी। तो यहाँ पर देखिए Vmax अभी भी ये है, लेकिन Km चेंज हो गया है, Km हमने इधर शिफ्ट कर दिया है क्योंकि ये इंक्रीज हुआ है।
Vmax अभी भी यहीं पर अचीव होगा और Vmax अपॉन 2 भी होगा ऐसे ही। तो ये ग्राफ आपको मिलेगा, ये जो येलो वन है ये है विद इनहिबिटर। तो माइकलिस मेंटन की जो इक्वेशन है नॉर्मली ये रहेगी, लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हुआ है तो ये हो जाएगी। प्लॉट की अगर बात करें कि अगर विदाउट इनहिबिटर है तो व्हाइट वाला ग्राफ हमें मिलेगा, और अगर इनहिबिटर है वो भी कौन सा, कॉम्पिटिटिव, तो हमें ये वाली लाइन दिखाई देगी। तो ये है माइकलिस मेंटन इक्वेशन इन प्लॉट फॉर द कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। चलिए अब बात कर लेते हैं एलबी प्लॉट के लिए। तो एलबी प्लॉट के लिए जो नॉर्मल इक्वेशन है 1/v इज इक्वल टू Km/Vmax 1/s प्लस 1/Vmax। ये है नॉर्मल इक्वेशन। तो ये है नॉर्मल इक्वेशन जो विदाउट इनहिबिटर है, तो ये इक्वेशन रहेगी। अगर हुआ है इनहिबिशन तो इक्वेशन जो है कैसे चेंज हो जाएगी, 1/v ऐसे ही रहेगा। Km हुआ है इंक्रीज, तो यानी हम इसको अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे और Vmax एज इट इज रहेगा। इसके बाद 1/s प्लस 1/Vmax अगेन बिल्कुल सेम रहेगा, और हमें Km में मल्टीप्लाई करना है अल्फा को। तो ये जो इक्वेशन है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के लिए एलबी की इक्वेशन ये रह जाएगी, ये रहेगी। ठीक है, चलिए प्लॉट की बात कर लें। तो यहाँ पर प्लॉट कैसे बनेगा, ये नॉर्मल प्लॉट है जिसमें कि कोई इनहिबिशन नहीं हुआ है, तो हमें ये ऐसा मिला है इस तरीके से। यहाँ आपको याद क्या रखना है कि अगर Km इंक्रीज हुआ है तो 1/Km डिक्रीज हुआ होगा, ये प्लॉट के लिए मैं बता रही हूँ। और Vmax अगर कांस्टेंट है तो 1/Vmax भी कांस्टेंट होगा, 1/Vmax भी कांस्टेंट होगा। तो यानी 1/Km हुआ है डिक्रीज, और जब डिक्रीज होता है तो ये 1/Km है, उसको हमें इस साइड शिफ्ट करना है। तो यानी कि ये यहाँ ऐसे हो जाएगा, मतलब यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे। Vmax क्या है, 1/Vmax कांस्टेंट है, तो ये पॉइंट यहाँ रहेगा। तो देखिए दो पॉइंट हैं, एक ये वाला है और एक ये है। ये पॉइंट बताता है 1/Km और ये बताता है 1/Vmax। तो 1/Km क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, तो इस साइड हम शिफ्ट करेंगे, और 1/Vmax कांस्टेंट है, तो ये पॉइंट सेम ऐसे ही रहेगा। तो ग्राफ कैसे जाएगा, इसको अलग पेन से ड्रॉ करते हैं। यहाँ होगा स्टार्ट और ऐसे जाएगा, इस तरीके से जाएगा ये ग्राफ। तो ये है विदाउट इनहिबिटर और ये है विद इनहिबिटर। ठीक है, तो हमें 1/Vmax को बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रखना है जैसे ये था, और 1/Km को हमें क्या करना है, इस साइड शिफ्ट कर देना है 1/Km को, क्योंकि ये डिक्रीज हुआ है एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये जो येलो वाला है ये विदाउट इनहिबिटर है, और अगर व्हाइट वाला देखें तो ये विद इनहिबिटर है। यहाँ पर ये इक्वेशन विदाउट इनहिबिटर है, ये इक्वेशन विद इनहिबिटर है। ठीक है, चलिए अब हम दोनों ग्राफ को एक बार कंबाइनली देख लेते हैं। ये है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के लिए ग्राफ। हमने देखा है माइकलिस मेंटन का कुछ इस तरीके से आया था। Vmax को हमें बिल्कुल सेम रखना है, Vmax एग्जैक्टली सेम पॉइंट पर है, जबकि Km क्या हो गया है, Km इंक्रीज हुआ है, तो इस साइड हम इसको शिफ्ट कर देंगे। ये नॉर्मल Km है, ये वो Km है जो कि इनहिबिशन होने के बाद हमें मिला है, यानी कि ये अपेरेंट Km है और Vmax तो सेम ही है। अगर यहाँ ग्राफ की बात करें तो देखो इसमें ये है 1/Km और 1/Km क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, क्योंकि Km इंक्रीज हुआ है तो 1/Km डिक्रीज हुआ है। तो यहाँ जब डिक्रीज होता है तो इस तरीके से हम इसको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। तो पहले ये पॉइंट यहाँ था लेकिन अब यहाँ आ गया है। हालांकि 1/Vmax पॉइंट सेम रहेगा क्योंकि 1/Vmax कांस्टेंट रहा है। तो ये वाला ग्राफ आपको मिलेगा अनइनहिबिटेड यानी विदाउट इनहिबिशन, और ये वाला ग्राफ आपको मिलेगा जब इनहिबिशन होता है। तो ये ग्राफ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको इन्हें देकर भी पूछ सकता है कि कौन सा ग्राफ किसका है। तो ये है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का माइकलिस मेंटन वाला ग्राफ और ये है एलबी वाला ग्राफ। तो यहाँ पर हमने कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कर लिया है कंप्लीट। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट, दैट इज अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। इसमें क्या होता है कि अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में जो इनहिबिटर होता है वो बाइंड करता है ओनली एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से। कॉम्पिटिशन में हमने देखा था कि एक एंजाइम है, इसके पास एक एक्टिव साइट होती है, दोनों सबस्ट्रेट भी और इनहिबिटर भी दोनों इस एक्टिव साइट से बाइंड करने के लिए फाइट कर रहे थे।
लेकिन अनकॉम्पिटिटिव में जैसे कि नाम से इंडिकेशन है, इनहिबिटर के और सबस्ट्रेट के बीच में कोई कॉम्पिटिशन नहीं होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि सबस्ट्रेट बाइंड कर लेता है एक्टिव साइट पर, क्योंकि एक्टिव साइट के लिए ही कंपटीशन होता है, लेकिन यहाँ पर सबस्ट्रेट आराम से इससे बाइंड कर पा रहा है, और जैसे ही एंजाइम और सबस्ट्रेट बाइंड कर लेते हैं तो वो ES कॉम्प्लेक्स बनता है, और फिर इस ES कॉम्प्लेक्स से बाइंड करता है इनहिबिटर, जिससे फिर बन जाता है ESI कॉम्प्लेक्स। जैसे आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये एंजाइम है, ये इसका एक्टिव साइट है जिससे कि सबस्ट्रेट ने बाइंड किया हुआ है, और जैसे ही ES कॉम्प्लेक्स बन जाता है तब जाकर अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर यहाँ बाइंड करता है। तो अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होगा, बाइंड करेगा अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, और किससे, ES कॉम्प्लेक्स से। Substrate binding could cause a conformational change to take place in the enzyme and reveal an inhibitor binding site, or that the inhibitor could bind directly to the enzyme bound substrate। इसमें ये लिखा है कि यहाँ पर जो एंजाइम होता है, जैसे मानो ये कोई एंजाइम है, और जैसे ही यहाँ सबस्ट्रेट बाइंड कर लेता है, सबस्ट्रेट जैसे ही बाइंड कर लेता है तो कुछ ये कॉम्प्लेक्स ऐसा बन जाएगा, यहाँ सबस्ट्रेट ने बाइंड कर लिया है। अब ये जो साइट थोड़ा सा कन्फर्मेशन चेंज हुआ है, ये एक्टिवेट करता है कि इनहिबिटर यहाँ आकर बाइंड कर सके। तो इनहिबिटर कुछ ऐसा है जो यहाँ तो बिल्कुल भी बाइंड नहीं कर सकता, तो जैसे ही सबस्ट्रेट बाइंड कर लेता है तो फिर वो यहाँ आकर बाइंड करता है इनहिबिटर। ये सबस्ट्रेट है, तो इससे बन जाता है ESI कॉम्प्लेक्स। या फिर डायरेक्टली ऐसा भी होता है कि ये ES कॉम्प्लेक्स है और यहाँ आकर इनहिबिटर बाइंड कर ले, मतलब इसने कोई चेंज नहीं किया, पहले से ही साइट थी जिस पर आकर इनहिबिटर ने बाइंड कर लिया है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि सबस्ट्रेट की जो बाइंडिंग है वो एंजाइम के अंदर कुछ चेंज कर देती है जिससे कि इनहिबिटर आकर बाइंड कर लेता है, या फिर जो इनहिबिटर होता है वो डायरेक्टली भी आकर बाइंड कर लेता है। जरूरी नहीं है कि सबस्ट्रेट ही कोई चेंज करे, या फिर सबस्ट्रेट चेंज कर भी सकता है ताकि आकर इनहिबिटर बाइंड हो सके। ठीक है, तो ये है अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। रिएक्शन की बात करें तो देखिए कुछ ऐसे होती है। नॉर्मल रिएक्शन है, E+S से बनता है ES से बनता है E+P। लेकिन अब अगर इनहिबिटर आया है तो यहां नहीं बाइंड करेगा, इनहिबिटर यहां बाइंड करेगा, और रिवर्सिबल है, चेंज भी कर सकते हैं, तो हम ये एरो दिखाएंगे। फिर यहां बनेगा ESI कॉम्प्लेक्स, और ये जो कांस्टेंट है इसको हम KI लिखेंगे। तो ये रिएक्शन होती है अनकॉम्पिटिटिव में। अगर ये रिएक्शन देकर आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा इनहिबिशन की रिएक्शन है, तो आप तुरंत बता सकते हैं कि ये अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की रिएक्शन है। कॉम्पिटिटिव में क्या होगा, कॉम्पिटिटिव में केवल यहाँ बाइंडिंग होगी, यहाँ बाइंडिंग होगी, और EI कॉम्प्लेक्स बनेगा, EI कॉम्प्लेक्स बनेगा, यहाँ बाइंडिंग नहीं होगी। लेकिन हम पढ़ रहे हैं अनकॉम्पिटिटिव, तो इसको हम यहाँ से हटाकर ये रिएक्शन रहती है अनकॉम्पिटिटिव की। चलिए अभी आगे बात करेंगे कि जो अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है उसमें जो अपेरेंट Km है और Vmax है उनमें क्या चेंज आता है, Vmax Km इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे। तो देखिए इनहिबिटर बाइंड ES कॉम्प्लेक्स ओनली। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हैं कि इनहिबिटर जो होता है वो केवल ES कॉम्प्लेक्स से ही बाइंड करता है। रिवर्सिबल इनएक्टिवेशन होता है एंजाइम का, यानी कि इसको फिर से रिवर्स किया जा सकता है। Prevent the release of substrate from the enzyme, due to this it increase affinity to the enzyme towards the substrate। ये पॉइंट मेन है जो आपको बताएगा apparent Km और Vmax के बारे में। इस पॉइंट में लिखा है कि जैसे ही एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंड कर लेते हैं, ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, और फिर यहाँ आकर बाइंड करता है इनहिबिटर, तो फिर इसके बाद वो सबस्ट्रेट को यहाँ से रिलीज नहीं होने देता है। मतलब ये जो इनहिबिटर है ये एंजाइम की एफिनिटी को बढ़ा देता है कि वो सबस्ट्रेट से ही बाइंड रहे। तो अगर एफिनिटी इंक्रीज हुई है तो Km क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, हमने पढ़ा है कि Km और एफिनिटी के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। तो यहाँ पर इनहिबिटर की बाइंडिंग की वजह से इस एंजाइम की जो एफिनिटी है इस सबस्ट्रेट के लिए वो इंक्रीज हो गई है। तो यानी एफिनिटी इंक्रीज हुई है तो Km क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो अपेरेंट Km को हम डैश से लिख देते हैं, और ये क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है एज कंपेयर टू द नॉर्मल रिएक्शन। Vmax देखिए क्या हुआ है, जब यहाँ पर ये सबस्ट्रेट को रिलीज नहीं होने दे रहा है तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं होगी,
क्योंकि एंजाइम सबस्ट्रेट में कुछ चेंज करता है तभी प्रोडक्ट बनता है, लेकिन इनहिबिटर ने आकर ऐसे बाइंड किया है कि ना ही तो वो एंजाइम को हिलने दे रहा है, ना ही सबस्ट्रेट को हिलने दे रहा है। तो अगर वहाँ कुछ चेंज ही नहीं होंगे तो प्रोडक्ट नहीं फॉर्म हो पाएगा, इसलिए प्रोडक्ट कभी भी यहाँ फॉर्म नहीं होता है। और प्रोडक्ट फॉर्मेशन से ही हम रिलेट करते हैं अपने Vmax को, यानी जब सारा सबस्ट्रेट बाइंड करेगा एंजाइम से और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, उससे हम Vmax को डिफाइन करते हैं। लेकिन यहाँ प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ है तो Vmax क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। Vmax क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो ये तो माइकलिस मेंटन के लिए हमने देख लिया है। LB के लिए बात करें तो 1/Km, अगर Km डिक्रीज हुआ है तो 1/Km इंक्रीज होगा, और अगर Vmax डिक्रीज हुआ है तो 1/Vmax इंक्रीज होगा। तो ये चारों फैक्टर आपको याद रखने हैं कि Km क्या हुआ है, डिक्रीज, क्योंकि एफिनिटी इंक्रीज हुई है। Vmax हुआ है डिक्रीज, 1/Km इंक्रीज, 1/Vmax भी इंक्रीज। ठीक है, तो यहाँ Km और Vmax दोनों ही डिक्रीज हुए हैं इन द केस ऑफ अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। चलिए बात कर लेते हैं माइकलिस मेंटन इक्वेशन की। नॉर्मल इक्वेशन कैसी होती है? माइकलिस मेंटन की जो नॉर्मल इक्वेशन है वो होती है V इज इक्वल टू Vmax S/Km प्लस S। तो ये है नॉर्मल, यानी विदाउट इनहिबिशन। अगर बात करें इनहिबिशन के साथ में कैसा होगा, वो भी अनकॉम्पिटिटिव, तो V इज इक्वल टू Vmax। तो Vmax क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, और अगर Vmax डिक्रीज हुआ है तो यानी अपॉन में आएगा अल्फा। S सेम रहेगा, Km भी क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, तो Km के भी अपॉन में आएगा अल्फा, और यहाँ प्लस S आएगा। तो ये अल्फा ऊपर चला जाएगा, ये अल्फा नीचे आएगा, तो कुछ ऐसी वैल्यू हमें मिलेगी कि Vmax अल्फा और Km अल्फा, यहाँ S, यहाँ प्लस S। इस तरीके से भी आप इसको दिखा सकते हैं। तो ये इक्वेशन हो जाएगी इनहिबिशन के लिए, ये इक्वेशन होगी इनहिबिशन के लिए। ठीक है, तो हमने देख लिया है माइकलिस मेंटन का इक्वेशन। अब बात करेंगे प्लॉट के लिए। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं। बातें जो याद रखनी है कि Km भी डिक्रीज हुआ है और Vmax भी डिक्रीज हुआ है। तो ये नॉर्मल ग्राफ है, ये नॉर्मल ग्राफ है। यहाँ है Vmax और ये है Km। तो देखिए Km क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो जब डिक्रीज होता है तो हम इसको इधर साइड शिफ्ट करते हैं। अगर Vmax की बात करें तो ये भी डिक्रीज हुआ है, तो ये नीचे की साइड आएगा। तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, अलग कलर से हम दिखा देंगे इसको, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर जो Vmax है हमने इस साइड शिफ्ट कर दिया है, और Vmax नीचे आ गया है और Km इधर आ गया है। तो अब यहाँ पर जो Km की वैल्यू है वो ऐसे रहेगी नीचे। अब यहाँ Vmax अपॉन 2 हो जाएगा, और पहले Vmax अपॉन 2 यहाँ पर था, पहले Vmax यहाँ था, और अब Vmax यहाँ नीचे हमने शिफ्ट कर दिया है। तो इसे हमने नीचे शिफ्ट किया है और इसको हमने इधर शिफ्ट किया है। ठीक है, तो ये वाइट वाला ग्राफ है इनहिबिशन के लिए, और ये है विदाउट इनहिबिशन के लिए। तो इस तरीके से ये इक्वेशन हो गई है, और ये हो गया है प्लॉट। चलिए आगे देख लेते हैं LB के लिए। तो LB की जो नॉर्मल इक्वेशन है वो होगी 1/V इज इक्वल टू Km अपॉन Vmax तो ये नॉर्मल इक्वेशन है। अगर इसे कंपटीशन के लिए बनाएंगे तो इट विल बी लाइक 1/V। Km क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, तो उसको भी हम डिवाइड करेंगे अल्फा से, और Vmax भी डिक्रीज हुआ है तो उसको भी अल्फा से डिवाइड करेंगे। 1/S प्लस 1/Vmax डिवाइड बाय अल्फा। ये अल्फा ऊपर जाएगा तो यहाँ कुछ ऐसे हम लिखेंगे, ये अल्फा आ जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमें मिलेगी अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के लिए। LB इक्वेशन ये रहेगी। ग्राफ की बात करें तो ग्राफ कुछ ऐसे हो जाएगा। इसमें हमें 1/Km को इंक्रीज दिखाना है, और 1/Vmax को भी हमें इंक्रीज दिखाना है। तो ये ऐसे ग्राफ था, नॉर्मल हम ले लेते हैं। तो अब हम बात करेंगे इनहिबिशन का। तो देखिए 1/Km अगर इंक्रीज हुआ है तो ये इस साइड मूव करेगा,
जब डिक्रीज होता है तो इस साइड, इंक्रीज हुआ है तो इस साइड, यानी कि यहाँ पर पॉइंट आएगा। और Vmax क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, तो यानी समहाउ ये यहाँ पर आएगा। तो ग्राफ जो है कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो ये विदाउट इनिबिशन है और ये इनिबिशन है, ठीक है। तो ये पैरेलली दोनों रन करेंगे, ये विदाउट इनिबिशन और ये इनिबिशन। ये ग्राफ हो जाएगा LB के लिए, LB ग्राफ हो जाएगा फॉर अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन। दोनों ग्राफ को अगर कंबाइनली देखें तो कुछ ऐसे दिखाई देता है अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन। अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन में क्या हुआ है जी, देखिए Km डिक्रीज और Vmax भी डिक्रीज, इधर 1/Vmax इंक्रीज एंड 1/Km भी इंक्रीज। तो माइकलिस मेंटन का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे दिखाई देगा। यहाँ Vmax डिक्रीज हुआ है तो हमने नीचे शिफ्ट कर दिया है, और Km भी डिक्रीज हुआ है तो हमने इधर शिफ्ट कर दिया है। यहाँ लेकर आए हैं Km को और यहाँ लेकर आए हैं Vmax को। तो ये ग्राफ जो ब्लू वाला है ये इनिबिशन का है, रेड वाला अनइबिशन का है। यहाँ बात करें LB प्लॉट के लिए, तो हमने जो Km है उसको इस साइड शिफ्ट किया है क्योंकि ये इंक्रीज हुआ है, और Vmax को अपर साइड हमने शिफ्ट किया है क्योंकि ये भी इंक्रीज हुआ है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, ये इनिबिशन का है और ये इनिबिशन का है। तो आई होप आपको ये दोनों ग्राफ समझ आ गए होंगे, और अनकॉम्पिटिटिव का हमने देख लिया है। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन की। तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में फर्दर दो टाइप होते हैं, प्योर एंड मिक्स्ड। और ये थोड़ा सा अलग होता है क्योंकि यहाँ हम एंजाइम की किसी दूसरी साइट के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसको बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट। और ये जो एलोस्टेरिक साइट होती है ये हर कोई एंजाइम में नहीं मिलती, मतलब ऐसा नहीं कि सभी एंजाइम में ये साइट मिलती है। कुछ एक एंजाइम ऐसे होते हैं जिनमें एलोस्टेरिक साइट मिलती है, और वहीं पर जो इनिबिशन होता है वो डिफाइन करता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। अब जैसे देखो, ये कोई एंजाइम है, उसमें एक ये वाली साइट है जिसको हम एक्टिव साइट कहेंगे, और इस एक्टिव साइट पर आकर बाइंड होता है सबस्ट्रेट। इसके पास एक और साइट होती है जिसको बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट, और इस टाइप के जो एंजाइम होते हैं जिनके पास ये साइट होती है, उन सभी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जहां एलोस्टेरिक एंजाइम के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो एलोस्टेरिक एंजाइम ही वही होते हैं जिनके पास एलोस्टेरिक साइट होती है। तो यहाँ जो इनिबिटर होता है वो बाइंड करता है इस साइट के ऊपर। ये जो इनिबिटर है ये इस एलोस्टेरिक साइट पर बाइंड करता है, ठीक है। तो देखिए, सबस्ट्रेट एंड इनिबिटर बाइंड एट द डिफरेंट साइट ऑफ एंजाइम। कोई कंपटीशन नहीं है क्योंकि सभी को, सबस्ट्रेट को भी और इनिबिटर को भी अलग अलग साइट पर बाइंड होना है। इनिबिटर बाइंडिंग टू एन एलोस्टेरिक साइट, सो इट इज अ टाइप ऑफ एलोस्टेरिक रेगुलेशन। एलोस्टेरिक रेगुलेशन का ये टाइप है क्योंकि यहाँ पर जो इनिबिटर होता है वो बाइंड करता है एलोस्टेरिक साइट पर। आई होप ये बातें समझ आ गई होंगी नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में क्या होता है। आगे देखिए, ये जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन है इनमें क्या है कि ये दो टाइप के होते हैं। फर्दर मैंने 2 बार लगा दी है स्लाइड, यस, चलिए फिर से देख लेते हैं। तो ये 2 टाइप के होते हैं, प्योर एंड मिक्स्ड। डिफरेंस क्या है? प्योर में जो सबस्ट्रेट होता है और इनिबिटर होते हैं बाइंड करते हैं डिफरेंट साइट ऑफ एंजाइम पर, जैसे कि हमने देखा है। मिक्स में क्या होता है कि सबस्ट्रेट एंड इनिबिटर बाइंड करते हैं डिफरेंट साइट पर, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दोनों ही टाइप है नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन की। तो दोनों में ही सबस्ट्रेट दूसरी साइट पर बाइंड करता है जिसको एक्टिव साइट बोलते हैं, और इनिबिटर दूसरी साइट पर बाइंड करता है जिसको एलोस्टेरिक साइट बोलते हैं। दोनों के केस में ऐसे ही होता है क्योंकि दोनों ही टाइप किसके हैं? नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन के हैं। फर्दर क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर जब इनिबिटर बाइंड करता है तो सबस्ट्रेट की बाइंडिंग को वो इफेक्ट नहीं करता है। जैसे मानिए ये कोई हमारे पास, अच्छा डायग्राम मैंने दिखाया हुआ है यहाँ, आपको डायग्राम भी दिखाया आगे। तो होता क्या है कि जब इनिबिटर बाइंड कर लेता है एलोस्टेरिक साइट पर तो वो सबस्ट्रेट की बाइंडिंग को अफेक्ट नहीं करता है। जैसे देखो इस डायग्राम में ये एक एंजाइम है जिसके पास 2 साइट है, एलोस्टेरिक साइट और एक्टिव साइट। ये सबस्ट्रेट है, आकर ये एक्टिव साइट से बाइंड कर गया है। अब यहाँ पर आकर इनिबिटर भी बाइंड कर सकता है। पहले अगर बाइंड कर लिया है इनिबिटर ने तो फिर वो सबस्ट्रेट की बाइंडिंग को अफेक्ट नहीं करता है। मतलब ये दोनों जो हैं बिल्कुल इंडिपेंडेंटली बाइंड करते हैं। अगर सबस्ट्रेट ने आकर बाइंड कर लिया है तो फिर भी वहां पर इनिबिटर आकर बाइंड कर सकता है। जैसे देखो, इसको अगर हाइड कर दें फिलहाल के लिए, तो ये एंजाइम है, सबस्ट्रेट ने बाइंड किया इस साइड पर, फिर आया इनिबिटर, इसने बाइंड कर लिया इस साइड पर। और अगर पहले बाइंड किया है इनिबिटर ने तो यहाँ ये बाइंड कर गया है और सबस्ट्रेट आकर फिर से बाइंड कर सकता है। तो मतलब ये हुआ कहने का कि प्योर वाली फॉर्म में सबस्ट्रेट अफेक्ट नहीं करता है इनिबिटर की बाइंडिंग को और इनिबिटर अफेक्ट नहीं करता है सबस्ट्रेट की बाइंडिंग को। लेकिन मिक्स में ऐसा नहीं है। मिक्स में क्या होता है कि अगर पहले सबस्ट्रेट बाइंड कर लेगा तो फिर वो इनिबिटर को बाइंड नहीं होने देगा,
और अगर इनहिबिटर बाइंड कर लेगा तो वो सबस्ट्रेट को बाइंड नहीं होने देगा। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, ये इनहिबिटर है। हालांकि दोनों के लिए साइट अभी भी अलग अलग है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर एक बार इनहिबिटर बाइंड कर लेता है इस साइट पर, इसके बाद ये जो साइट थी जिस पर कि आकर सबस्ट्रेट को बाइंड करना था, ये इसको चेंज कर देता है, ये इसको चेंज कर देता है ताकि सबस्ट्रेट यहाँ बाइंड ना कर सके और रिएक्शन नहीं हो पाती है। और मानो अगर पहले सबस्ट्रेट ने बाइंड कर लिया तो वो इस जो शेप है उसको चेंज कर देता है, जिससे कि इनहिबिटर बाइंड नहीं कर सकता और रिएक्शन तब होती है। तो मिक्स में ये डिफरेंस है प्योर से कि इनहिबिटर जो है वो अफेक्ट करता है सबस्ट्रेट की बाइंडिंग को, जबकि ये अफेक्ट नहीं करता है। इनहिबिटर बाइंड आइदर फ्री एंजाइम और ईएस कॉम्प्लेक्स। जैसे अभी हमने देखा है कि यहाँ पर क्या होता है कि या तो ये जो एंजाइम से इनहिबिटर बाइंड करता है, फिलहाल ये क्या है, फ्री एंजाइम है जिससे किसी ने बाइंडिंग नहीं की है, तो ये एंजाइम इनहिबिटर जो है ये फ्री एंजाइम से भी बाइंड कर सकता है। आइदर ऐसा हुआ है कि अगर सबस्ट्रेट ने बाइंडिंग कर ली है तो ये बन गया है ईएस कॉम्प्लेक्स, तो ये जो इनहिबिटर है ये ईएस कॉम्प्लेक्स से भी बाइंड कर सकता है। प्योर में क्या होता है कि ये जो इनहिबिटर है ये फ्री एंजाइम से भी बाइंड कर सकता है और ये ईएस कॉम्प्लेक्स से भी बाइंड कर सकता है, यहाँ आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है, इनहिबिटर केवल फ्री एंजाइम से ही बाइंड करता है, क्योंकि ईएस अगर बन गया है, अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन गया है तो फिर ये तो बाइंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये शेप को चेंज कर देता है। तो मिक्स में क्या होगा, मिक्स में ये होता है कि इनहिबिटर हमेशा फ्री एंजाइम से ही बाइंड करेगा, जबकि प्योर में दोनों से बाइंड कर सकता है, आइदर फ्री हो या फिर ईएस का कॉम्प्लेक्स बन चुका हो। अब इन दोनों की जो एक्टिविटी है वो डिफरेंट है, तो इनका जो अपेरेंट केएम और वीमैक्स है वो भी डिफरेंट होंगे। चलिए देखते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में जो प्योर वाला है। डायग्राम हम देख ही चुके हैं। यहाँ आप देखिए कि E+S होता है, फिर ES बनता है, फिर E+P बनता है। तो प्योर में जो इनहिबिटर होता है वो फ्री एंजाइम से भी बाइंड कर सकता था, हमने देखा था कि फ्री एंजाइम से बाइंड कर लेगा और फिर सबस्ट्रेट बाद में बाइंड करके ESI कॉम्प्लेक्स बना देता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ES पहले बन गया है, फिर आकर इनहिबिटर ने बाइंड किया है और तब जाकर ESI कॉम्प्लेक्स बना है। तो आपको ऐसी रिएक्शन देखने को मिलेगी नॉन कॉम्पिटिटिव प्योर वाली फॉर्म में। डायग्राम कैसे होगा, ये फ्री एंजाइम है, इनहिबिटर ने बाइंड किया तो ये EI कॉम्प्लेक्स बन गया है, उसके बाद भी सबस्ट्रेट यहाँ बाइंड कर सकता है। अगर सबस्ट्रेट ने बाइंड कर लिया है तो फिर भी इनहिबिटर बाइंड कर सकता है। एग्जैक्टली ये डायग्राम मैंने आपको अभी समझाया भी है। तो ये प्योर की बातें हो गई हैं। अपेरेंट केएम और वीमैक्स की बात कर लेते हैं। अपेरेंट केएम एंड वीमैक्स। तो देखिए केएम तो कांस्टेंट रहेगा, पूछिए क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इनहिबिटर की बाइंडिंग एंजाइम की जो एफिनिटी है सबस्ट्रेट के लिए उसे तो किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं कर रही है। हमने देखा है ना कि इनहिबिटर की बाइंडिंग डज नॉट अफेक्ट द सबस्ट्रेट बाइंडिंग। तो अगर इनहिबिटर वहां आ भी गया है तो भी एंजाइम की जो एफिनिटी है अपने सबस्ट्रेट के लिए वो सेम रहेगी। अगर एफिनिटी सेम है तो यानी केएम भी सेम रहेगा। तो अपेरेंट केएम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अगर वीमैक्स की बात करें तो अगर जैसे ही यहां पर ये कॉम्प्लेक्स बन गया है ESI, आइदर वो ऐसे बना हो या फिर ऐसे बना हो, मतलब या तो वो ऐसे बना हो या तो वो ऐसे बना हो, जैसे ही एक बार ये कॉम्प्लेक्स बन गया है ऑब्वियसली वहां पर प्रोडक्ट तो फॉर्म नहीं होगा, और अगर प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा तो वीमैक्स डिक्रीज हो जाएगा। तो प्योर के फॉर्म में जो वीमैक्स है ये डिक्रीज होता है। तो देखिए 1/Km भी कांस्टेंट होगा अगर Km कांस्टेंट है तो, और 1/Vmax अगर Vmax डिक्रीज हुआ है तो 1/Vmax इंक्रीज होगा। तो ये है माइकलिस मेंटन के लिए और ये दोनों हैं LB के लिए। आई होप आपको ये समझ आएगा कि ये क्यों कांस्टेंट रहा है, ये क्यों डिक्रीज हुआ है। अब आगे देख लेते हैं कि यहाँ पर जो इक्वेशन है और प्लॉट है उनमें क्या डिफरेंस आने वाला है, वो कैसे हम ड्रॉ करेंगे। चलिए तो पहले इक्वेशन देख लेते हैं। नॉर्मल इक्वेशन है V = Vmax S Km + S। तो नई रिएक्शन कैसी हो जाएगी, नई इक्वेशन कैसी हो जाएगी, V = Vmax। तो Vmax हुआ है डिक्रीज, यानी ये अल्फा से डिवाइड किया जाएगा और सबस्ट्रेट, और Km रहा है कांस्टेंट तो Km + S। तो ये इक्वेशन हो जाएगी माइकलिस मेंटन की फॉर द नॉन कॉम्पिटिटिव प्योर इनहिबिशन। अगर हम बात करें प्लॉट की तो बातें हमें क्या याद रखनी है कि Km रहा है कांस्टेंट और Vmax हुआ है डिक्रीज। तो ये ग्राफ जो है कुछ
ऐसे हम ड्रॉ करेंगे। ये है Vmax और यहाँ ये है Vmax हाफ और ये है Km। तो हमें Km रखना है कांस्टेंट और Vmax करना है डिक्रीज। तो यानी ये पॉइंट तो यहीं पर रहेगा लेकिन Vmax नीचे आ जाएगा क्योंकि डिक्रीज हुआ है। तो ये ग्राफ कुछ कैसे बनेगा, इस तरीके से, एक मिनट रुकिए, ये ग्राफ हमें कुछ ऐसे दिखाई देगा जिसमें Vmax जो है वो अब इतना हो गया है, Vmax अपॉन 2 भी कम हो जाएगा और Vmax डिक्रीज हुआ है। तो जो नया Vmax है एपेरेंट Vmax वो यहाँ आएगा, बट Km सेम रहेगा एपेरेंट भी और जो नॉर्मल था। तो ये ग्राफ आपको मिलने वाला है माइकलिस मेंटन का फॉर द नॉन कॉम्पिटिटिव प्योर फॉर्म। चलिए आगे देख लेते हैं। LB के लिए क्या होगा, LB के लिए 1/V इज इक्वल टू Km अपॉन Vmax 1/S प्लस 1/Vmax। तो ये तो नॉर्मल इक्वेशन होगी जब कोई इनिबिशन नहीं होगा। इनिबिशन वाली कैसी होगी, उसको हम वाइट पेन से लिखेंगे। तो 1/V इज इक्वल टू Km क्या हुआ है, Km कांस्टेंट है तो यहाँ हम किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। Vmax क्या हुआ है, डिक्रीज, तो Vmax अपॉन अल्फा और 1/S प्लस 1/Vmax। तो Vmax अपॉन अल्फा अगेन फिर ये ऊपर आएगा तो उसको हम पहले ही लिख देते हैं यहाँ ये अल्फा। तो ये इक्वेशन होगी नॉन कॉम्पिटिटिव प्योर LB इक्वेशन। ग्राफ की बात करें प्लॉट की तो हुआ क्या है इसमें, 1/Km विल बी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहेगा और 1/Vmax हुआ है इंक्रीज। चलिए देखते हैं प्लॉट कैसे बनेगा। ये हमने बना दिया नॉर्मल प्लॉट है जिसमें अब हम देखने वाले हैं कि इनिबिशन कैसा आएगा। तो Km वाला पॉइंट हमें कांस्टेंट रखना है, यानी ये पॉइंट तो हमें यहीं पर रखना है जहाँ है, लेकिन 1/Vmax को इंक्रीज करना है, मतलब कि ये यहाँ आना चाहिए। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे फिर, हाँ अब इसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे। तो जो 1/Vmax वाला पॉइंट था उसको हमने इंक्रीज कर दिया है और ये हमने सेम रखा है 1/Km हमने सेम रखा है। ठीक है, तो ये ग्राफ हो जाएगा नॉन कॉम्पिटिटिव प्योर फॉर्म के लिए। चलिए कंबाइनली देख लेते हैं दोनों ग्राफ को। ये है नॉन कॉम्पिटिटिव प्योर के लिए है, नॉन कॉम्पिटिटिव प्योर के लिए है। माइकलिस मेंटन का देखिए Vmax हुआ है डिक्रीज तो ये नीचे शिफ्ट हो गया है और Km रहा है सेम तो इसी पॉइंट पर रहेंगे, तो ग्राफ जो है इनिबिशन का वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा। प्लॉट की बात करें, LB प्लॉट की बात करें तो यहाँ पर 1/Km तो सेम रहेगा, इसी पॉइंट पर रहेगा, लेकिन 1/Vmax इंक्रीज हुआ है तो उसको हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया है, इसलिए इनिबिशन वाला जो ग्राफ है वो ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया है फॉर नॉन कॉम्पिटिटिव प्योर के लिए। चलिए बात कर लेते हैं मिक्स के लिए। देखिए मिक्स में क्या होगा, नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन फॉर द मिक्स्ड। इसमें क्या होगा कि सबस्ट्रेट की बाइंडिंग अफेक्ट करेगी इनिबिटर की बाइंडिंग को और इनिबिटर की बाइंडिंग अफेक्ट करेगी सबस्ट्रेट की बाइंडिंग को। तो यहाँ देखिए जैसे ही एक बार यहाँ बाइंड कर लेता है इनिबिटर, उसके बाद सबस्ट्रेट जो है ये बाइंड नहीं कर पाएगा। ऐसे यहाँ हमने देखा भी है कि सबस्ट्रेट है इनिबिटर है, जैसे ही इनिबिटर ने एक बार बाइंड कर लिया यहाँ पर तो सबस्ट्रेट अब यहाँ बाइंड नहीं कर पाएगा और रिएक्शन नहीं होगी। देख लेते हैं कि एपेरेंट Km और Vmax पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो Km क्या हुआ है कि जैसे ही इनिबिटर ने बाइंड किया है तो सबस्ट्रेट की जो बाइंडिंग है एंजाइम से वो कम हो गई है, यानी कि एंजाइम की जो एफिनिटी थी सबस्ट्रेट के लिए वो इनिबिटर की बाइंडिंग की वजह से डिक्रीज हो गई है। तो यानी एफिनिटी अगर डिक्रीज हुई है तो Km क्या हुआ होगा, इंक्रीज हुआ होगा। तो यहाँ पर जो Km है वो इंक्रीज होता है। Vmax की बात करें, ऑब्वियसली Vmax होगा डिक्रीज, क्योंकि जैसे ही एक बार इनिबिटर बाइंड कर लेता है तो सबस्ट्रेट को बाइंड नहीं करने देगा और सबस्ट्रेट अगर बाइंड नहीं करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, नहीं, यानी Vmax अचीव नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर जो Vmax है ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। दिस इज फॉर माइकलिस मेंटन। बात करें LB के लिए तो 1/Km, Km अगर इंक्रीज हुआ है तो 1/Km डिक्रीज होगा
और वी मैक्स अगर डिक्रीज हुआ है तो 1 अपॉन वी मैक्स इंक्रीज होगा। दिस इज फॉर LB इक्वेशन एंड प्लॉट। अभी देख लेते हैं अलग अलग से। माइकलिस मेंटन इक्वेशन नॉर्मली होती है V इज इक्वल टू वी मैक्स सबस्ट्रेट Km प्लस S। LB के लिए देखें तो सॉरी इनहिबिशन के लिए देखें तो V इज इक्वल टू वी मैक्स। तो वी मैक्स क्या हुआ है लिख लेते हैं, यहाँ वी मैक्स हुआ है डिक्रीज और Km हुआ है इंक्रीज। तो वी मैक्स अगर डिक्रीज हुआ है यानी हम इसको अल्फा से डिवाइड करेंगे, फिर सबस्ट्रेट अपॉन Km। Km क्या हुआ है, Km हुआ है इंक्रीज, तो मतलब हम इसको अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे और ये आ जाएगा प्लस सबस्ट्रेट। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर द नॉन कॉम्पिटिटिव मिक्स्ड फॉर्म। ग्राफ की बात करें तो ये नॉर्मल ग्राफ है जिसमें यहाँ ये है वी मैक्स और ये है वी मैक्स अपॉन 2 और ये है Km। तो Km क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, यानी Km को हमें यहाँ शिफ्ट करना है, और वी मैक्स क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, यानी वी मैक्स को हमें नीचे शिफ्ट करना है। तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। पर देखिए जो Km है वो हमने शिफ्ट कर दिया है, Km यहाँ आ गया है, वी मैक्स अपॉन 2 भी डिक्रीज हो जाएगा और इधर वी मैक्स भी डिक्रीज होगा। तो ये इनहिबिशन विदाउट इनहिबिशन है और ये इनहिबिशन के साथ में है। तो ऐसा ग्राफ आपको दिखाई देगा माइकलिस मेंटन ग्राफ फॉर नॉन कॉम्पिटिटिव मिक्स्ड। ठीक है, चलिए बात कर लें एक बार LB प्लॉट के लिए। तो LB की इक्वेशन होती है 1 अपॉन वी इज इक्वल टू Km अपॉन वी मैक्स 1 अपॉन S प्लस 1 अपॉन वी मैक्स। यहाँ पर अगर बात करें इनहिबिशन के बाद क्या हो जाएगा, तो 1 अपॉन वी, Km हुआ है इंक्रीज यानी अल्फा और वी मैक्स हुआ है डिक्रीज यानी डिवाइड बाय अल्फा, 1 अपॉन S प्लस अल्फा अपॉन वी मैक्स। अब की बार मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया है जैसे मैंने पहले आपको समझाया था। प्लॉट की बात करें तो देखिए ये हमने किया है नॉर्मल ग्राफ। ठीक है, ये है हमारा नॉर्मल ग्राफ। यहाँ पर ये वाला पॉइंट है 1 अपॉन वी मैक्स, ये वाला पॉइंट है 1 अपॉन Km। तो हुआ क्या है कि 1 अपॉन Km डिक्रीज हुआ है और 1 अपॉन वी मैक्स इंक्रीज हुआ है, यानी डिक्रीज हुआ है तो इसको तो यहाँ लेके आना है और इंक्रीज हुआ है तो इसको यानी यहाँ लेके जाना है, ऊपर लेके जाना है। तो ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा हमें। ठीक है, तो ये इनहिबिशन के साथ में है, ये विदाउट इनहिबिशन है। तो ये LB का प्लॉट हो जाएगा फॉर द नॉन कॉम्पिटिटिव मिक्स्ड इनहिबिशन। अगर दोनों को कंबाइनली देखें तो देखो यहाँ पर ये है नॉन कॉम्पिटिटिव मिक्स्ड के लिए है। माइकलिस मेंटन का ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा विद इनहिबिटर, जो कि नीचे शिफ्ट हो गया है, एक मिनट रुकिए, जो कि नीचे शिफ्ट हुआ है, और Km हुआ है इंक्रीज, तो Km को हमने यहाँ शिफ्ट किया है। ठीक है, यहाँ पर बात करें तो Km हुआ है डिक्रीज, तो हमने इसको यहाँ शिफ्ट किया है, वी मैक्स हुआ है इंक्रीज, तो उसको हम ऊपर लेके गए हैं। तो हमें ये वाला ग्राफ मिला है इनहिबिशन का, आइदर ये या फिर ये। सबसे नीचे हमें मिलेगा नो इनहिबिशन। ठीक है, तो हमने सारे ग्राफ देख लिए हैं, सारी इक्वेशन देख ली हैं, सारा कॉम्पिटिशन का हमने देख लिया कि किस तरीके से है। अब आपको ये टेबल एक बार याद करनी होगी। वो सब समझने के बाद ये चीज़ें आपको अब याद करनी है। हमने देखा है कि टाइप ऑफ इनहिबिशन में कॉम्पिटिटिव है, अनकॉम्पिटिटिव है, नॉन कॉम्पिटिटिव है, नॉन कॉम्पिटिटिव में प्योर है और मिक्स्ड है। तो कॉम्पिटिटिव में क्या हुआ था, कॉम्पिटिटिव में जो Km है ये हायर हुआ था और वी मैक्स क्या था, सेम रहा था। ऐसे ही अनकॉम्पिटिटिव में जो Km है वो कम हुआ था और वी मैक्स भी कम हुआ था। नॉन कॉम्पिटिटिव में प्योर की अगर बात करें तो वहाँ पर Km तो सेम रहा था लेकिन वी मैक्स लोअर हो गया था, और मिक्स की अगर बात करें तो वहाँ पर Km हायर हुआ था और जो वी मैक्स है वो लोअर हुआ है। अब आप इसको कैसे याद रख सकते हैं कि जो वी मैक्स है वो केवल कॉम्पिटिटिव में सेम रहा है, बाकी सभी में कम हुआ है। केवल कॉम्पिटिटिव में क्या हुआ है, सेम रहा है, बाकी सभी में लोअर हुआ है। आप ऐसे याद भी कर सकते हैं, और बाई चांस अगर आप भूल भी जाते हैं तो मैंने समझा दिया है कि कैसी चीज़ों को फाइंड आउट करना है। हमने पढ़ा था कि अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं तो वी मैक्स को हम अचीव कर सकते हैं, तो इसलिए ये सेम रहा है, बाकी सभी में प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ है तो ये लोअर हो गए हैं।
Km की बात करें तो अनकॉम्पिटिटिव में हमने देखा था कि एफिनिटी को वो बढ़ा देता है। एफिनिटी को अगर बढ़ा देता है तो Km लोअर हो जाएगा, बाकी दोनों में हाई रहेगा। और सेम किस में रहेगा? प्योर में, क्योंकि इनहिबिटर की बाइंडिंग अफेक्ट नहीं कर रही थी सबस्ट्रेट की बाइंडिंग को इन द प्योर फॉर्म, इसीलिए ये सेम रहेगा और बाकी दो में हाइयर होगा। ऐसे आप याद रख सकते हैं। ये बताया है स्लोप के बारे में। जैसे देखो जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया था ऐसे, तो इसका ये वाला पार्ट स्लोप होता है। तो स्लोप अगर इंक्रीज हुआ है तो ये ऐसे मूव करेगा और डिक्रीज हुआ है तो ये ऐसे मूव करेगा। तो यहाँ आपको स्लोप के बारे में भी बताया है कि Km और Vmax का जो स्लोप आया है, मतलब Km Vmax का जो स्लोप आया है वो इंक्रीज हुआ है तो ऐसे जाएगा, यहाँ पर सेम रहा है, यहाँ इंक्रीज हुआ है और यहाँ इंक्रीज हुआ है। तो ऐसे आपको इस पूरे टेबल को अच्छे से लर्न करना है। अब आपके लिए भी कुछ होमवर्क है जो आपको बताना है। अच्छा, ये मैं एक बार बता देती हूँ। जो होमवर्क है आपका नेक्स्ट स्लाइड पर है। जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है उसमें जो LB प्लॉट था वो हमें ऐसा दिखाई दिया था। अनकॉम्पिटिटिव में जो LB प्लॉट था वो हमें इस तरीके से दिखाई दिया था। मिक्स में जो था, मतलब नॉन कॉम्पिटिशन का जो मिक्स वाला है उसमें हमें कुछ ऐसा ग्राफ दिखाई दिया था। और प्योर जो नॉन कॉम्पिटिटिव है उसमें हमें ऐसा ग्राफ दिखाई दिया था। याद कैसे कर सकते हो? जो अनकॉम्पिटिटिव है उसमें पैरेलल रहते हैं, अनकॉम्पिटिटिव में ये दोनों पैरेलल रहती हैं लाइन्स। यहाँ पर बात करें तो Vmax पर आकर कंपटीशन में Vmax पर आकर बाइंड होती हैं दोनों, मतलब मिलती हैं Vmax पर। अगर प्योर की बात करें तो वो नेगेटिव एक्सिस पर आकर मिलती हैं दोनों, मतलब कि दोनों जो लाइन है इनहिबिशन के लिए भी और अन इनहिबिशन के लिए भी वो नेगेटिव एक्सिस पर मिलती हैं। यहाँ Vmax पर मिली है, यहाँ कभी नहीं मिलेंगी, पैरेलल रहेंगी। और यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में यहाँ पर मिलती है मिक्स के अंदर। ठीक है, अभी ये होमवर्क आपके लिए है, आपको बताना है। इसको मैं A बोल देती हूँ, ये B है, ये C है और ये D है। आपको बताना है सारा पढ़ने के बाद कि A वाला ग्राफ कौन से इनहिबिशन का है, B कौन से इनहिबिशन का है, C कौन से का है और D कौन से का है। ये होमवर्क आपके लिए है। ठीक है, तो आज की वीडियो हमने ख़त्म कर ली है। एक बार देख लेते हैं अपने ओवरव्यू पर कि हमने कितना कंप्लीट कर लिया है। और एक पॉइंट और मैं ऐड करवाना चाहती हूँ ओवरव्यू के अंदर। यस, तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है एंजाइम इनहिबिशन तक। इसके बाद आप एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए, डिक्सन प्लॉट। डिक्सन प्लॉट से भी कई बार क्वेश्चन आए हैं, वो भी इनहिबिशन का ही पार्ट है। तो आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसलिए डिक्सन प्लॉट को हम अगली वीडियो में कर लेंगे। डिक्सन प्लॉट बचा है, एलोस्टेरिक एंजाइम बचा है। PYQs कुछ मैंने करवा रखे हैं, बाकी जो नए PYQs अभी आए हैं जो लास्ट वाला एग्जाम था उसके मैं इस सीरीज़ के अंदर करवा दूंगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। थैंक यू।